Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 4, that is the Indian judicial system. So हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में ही फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि 3 ऑर्गन है इसके। तो पहला क्या था, तो अलॉन्ग विद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। सो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो इसके आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सो अलॉन्ग विद द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लॉ बनता है, जहाँ पे लाइक लोकसभा, राज्यसभा, और कौन आता है इसमें, तो प्रेसिडेंट भी इसमें आते हैं लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, तो सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में, ओके। और इन दोनों के अलावा क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बाद और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी, जो अलग अलग कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं इतने सारे हमारे देश में, वो सारे, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में ये जो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार चलती है, जो सिस्टम है, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों के तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हमारी बॉडी पार्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बिना उसके हम चल नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिना इन तीनों के हमारा देश अच्छे से चल नहीं सकता। While the legislature makes the laws and executive implements the laws, judiciary gives justice. तो लेजिस्लेचर जब लॉ बनाते हैं, ठीक है, जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, और जब ये एग्जीक्यूट होता है, जब इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब अलग अलग जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसे बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं इसे, देन द लॉज जुडिशरी गिव्स जस्टिस। तो ये सब क्या करते हैं, ये यहाँ पे लेजिस्लेचर में लॉज बनता है पार्लियामेंट में, और जो अलग अलग मंत्री हैं वहाँ पे अपने उस लॉ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे पूरा करवाते हैं। और जस्टिस कौन दिलाता है, तो जुडिशरी, जो कोर्ट है वो क्या करती है, लोगों को जस्टिस देती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ जुडिशरी वर्क टू गिव जस्टिस एंड देयर बाय हेल्प्स टू रिमूविंग इनजस्टिस इन अ सोसाइटी एंड इस्टेब्लिशेस अ हेल्दी सोसाइटी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो जुडिशरी है, जो कोर्ट होते हैं, किस तरीके से लोगों को न्याय दिलाते हैं और इनजस्टिस को कैसे रिमूव करने में हेल्प मिलती है वो, और किस तरीके से, ताकि जब इनजस्टिस हमारे देश से हटेगा तभी क्या होगी, तभी क्या बनेगी, हेल्दी सोसाइटी और अच्छा कंट्री बन पाएगी। कोई भी कंट्री की बात हो, अगर वहाँ पे जस्टिस ही नहीं रहेगा तो वो एक अच्छी कंट्री नहीं हो सकती, ओके। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड वाई गिविंग जस्टिस नेसेसरी। तो ये सब समझने के पहले हम ये समझते हैं कि नेसेसरी लाइक जस्टिस इतना ज़रूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा, बट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो अवर ओपिनियन, थाट्स, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, फेथ एंड कल्चर डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमें पता है हमारे देश में अलग अलग धर्म जात के लोग हैं, और सबकी जो ओपिनियन, थॉट्स, पर्सपेक्टिव, उनके बिलीफ, फेथ, सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। पर्सपेक्टिव मतलब जो लोगों का नज़रिया है किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को देखने का, किसी का कुछ अलग जैसे अब आप नॉनवेज वेज को ले लीजिए, वेज नॉनवेज किसी की नज़र से अच्छा है, किसी की नज़र से क्या है, बुरा है। तो ये क्या है, एक ही चीज़ को देखने का लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इफ़ पीपल आर टॉलरेंट दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इफ़ पीपल आर टॉलरेंट, अब कितने लोग टॉलरेंट है हमें पता ही है, आज के ज़माने में कौन इतना टॉलरेंट है, कोई थोड़ा सा भी किसी से कम नहीं होना चाहता। कोई एक बात किसी को बोलता है तो दूसरा पर्सन उससे ज़्यादा ही बोलता है। सो अगर कोई यहाँ पे अगर हम टॉलरेंट होते हैं तब तो हम अवॉइड कर सकते हैं झगड़े को। बट इफ़ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर वेरी शार्प दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ओपिनियन में या फिर डिसीजन में या थॉट्स में, तो क्या हो जाता है, कभी कभी तो हम देखते हैं बिलीफ, फेथ, इन सबसे रिलेटेड भी कितने सारे दंगे झगड़े हो जाते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो हम देखते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो क्या होता है कि यहाँ पे झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब यहाँ पे जो विवाद है, जो झगड़े हैं, ये टकराव है जो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस शुड बी रिजॉल्व इम्पार्शली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। तो हमें क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, रिजॉल्व, इसे इम्पार्शली रिजॉल्व करना चाहिए। मतलब कैसे इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इम्पार्शली। ऐसा नहीं कि ये पर्सन क्या हो, इसी पे सब थोप दी जाए कि इसी की गलती है और इसकी गलती होते हुए भी ये राइट मान लिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो पर्सन गलत है उसको गलत ठहराया जाए, जो सही है उसको सही से बोला जाए। तो ये इम्पार्शली मतलब कि भेदभाव ना हो, यहाँ पे इस तरीके से लॉ बनना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ एन अनबायस्ड जुडिशियल मशीनरी इज़ रिक्वायर्ड। और इसीलिए, इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पज़ के लिए अनबायस्ड जुडिशियल मतलब अनबायस्ड मतलब कि कोई इम्पार्शलिटी ना हो,
कोई भेदभाव ना हो, इस तरीके से जुडिशियल मशीनरी की ज़रूरत हुई, रिक्वायर्ड हुई किस चीज़ की, जुडिशियल मशीनरी की। मशीनरी वो क्या है, कोर्ट है। तो पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। जिस तरीके से आम लोगों में झगड़े विवाद होते हैं, उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, ये जो टकराव है, ये किस में बढ़ सकते हैं, किस में हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार, और इंडिविजुअल पर्सन में भी होते हैं। देखते हैं ना, लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं सही लग रहा है जो बिल आया हुआ है। इसके पहले CCA NCA क्या क्या आया था, वो सब लोगों को नहीं सही लग रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट और आम लोगों में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जो आम जनता है जाके कोर्ट में यहाँ पे क्या करती है, अर्जी दे देती है, यहाँ पे कोर्ट केस करती है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, अर्जी दे देती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट गलत है तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट को वो लॉ वापस लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, अ डिसीजन और लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट में सीम अनफेयर टू पीपल एंड दे में अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन या लॉ लाती है और वो अनफेयर है लोगों के लिए, लोगों के हित में नहीं है, ठीक है, लोगों को नहीं लगता कि उसके हित में है, या है भी नहीं सचमुच का उनके हित में नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वो लोग जाते हैं और अप्लाई यहाँ पे क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं कोर्ट में जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। यहाँ पे कोर्ट में अप्लाई मतलब कि अप्रोच करते हैं कि हमारी मांगे सुनो, गवर्नमेंट तुम्हारी सुन नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट गलत साबित होती है और वो लॉ सही नहीं है, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है। पार्लियामेंट का जो डिसीजन लॉ आया उसे वापस लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हैं सोशल जस्टिस के, लाइक लोगों की भलाई हो, लोग सही से रहें, जो अलग अलग कास्ट रिलीजन है सब में इक्वलिटी हो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से लिखा है, तो क्या चाहती है गवर्नमेंट, वो लोगों पे अप्लाई करे। तो ऐसे ऐसे लॉ लाती है ताकि सब में समानता रहे, इक्वलिटी मतलब समानता रहे, जस्टिस रहे, लोगों में बना रहे, सोशल जस्टिस बना रहे। तो इस उद्देश्य से वो क्या करती है, यहाँ पे लॉ लाती है और कोशिश करती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए। द जुडिशरी थ्रू इट्स डिसीजन इन सर्टेन केसेस और थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जब देखती है जो कोर्ट होता है, देखता है यहाँ पे कोर्ट जब देखती है कि देखता है मतलब देखता है कि हाँ ये सारी डिसीजन सही है, ये लॉ सही है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे कोर्ट है ये इसे सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन ये अगर सही नहीं है तो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य से अगर गवर्नमेंट काम कर रही है कि लोगों में इक्वलिटी बढ़े, सोशल जस्टिस हो, जैसे कि अगर आप देखो तो अलग अलग जो लॉ आए हैं, जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म में देखो तो जैसे कि कम उम्र में शादी या फिर दहेज, ये सारी चीज़ें, और या फिर जो जैसे जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनकी शादी नहीं होती थी, तो अभी उस पर भी लॉ आया, या जो सती प्रथा था उसको बंद किया, उस पर क्या लगाया, उस पर सब कुछ लॉ लाया। तो ये सब क्या हुआ, उसके लिए हुआ, मतलब कि एक हिंदू धर्म के लिए हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें अगर उन्हें गलत लगी तो उसे हटाया गया, ठीक है। अब मुस्लिम अगर धर्म में हम देखें तो जैसे उनमें 3 तलाक था जो, तो उसके लिए भी क्या है, सोशल जस्टिस ये ना, मतलब एक को क्या होता था, जो विमेन होती थी वो डिप्राइव हो जाती थी, वो मतलब घर से बेघर हो जाती थी, यहाँ वहाँ भटकती रहती थी, 3 बार तलाक बोला और उसके लिए उनकी पूरी लाइफ चौपट हो जाती थी। इसके लिए क्या, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी तो बराबर होनी चाहिए ना। इक्वलिटी अगर हम देखें तो लड़का लड़की में जो भेदभाव करते हैं लोग, किसी लड़की को कम पढ़ाते हैं, लड़के को ज़्यादा पढ़ाते हैं, या फिर जो भी लड़की को अगर उसके लाइक उसका कोई अधिकार नहीं देते, फैमिली पेरेंट्स भी अगर, कि उन पे भी अभी ये लॉ आ गया कि वो भी अपने घर में से वो मतलब कि प्रॉपर्टी की हकदार होती हैं। तो ये पहले नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ, इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये किया, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन में जो अलग अलग चीज़ें थी जो उन्हें लगता था कि नहीं ये लोगों के लिए सही नहीं है, ये इससे लोग पिछड़े हो रहे हैं या फिर लोगों में गरीबी बढ़ रही है या लोग मतलब परेशानी बढ़ रही है, तो वो चीज़ें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने हटा दिया। इसको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया, कोर्ट ने भी सपोर्ट किया, ठीक है। जो गया था कोई, जो एक लेडी थी, मतलब 3 तलाक के लिए जब उन्होंने अर्जी डाली थी, तो उसके लिए क्या हुआ, मतलब कि कोर्ट ने भी बोल दिया था कि हाँ ये अभी हाल में ही आया था ना कि उनकी जो मांग थी वो पूरी कर दी गई, 3 तलाक हटा दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने डाला, औरत होके और परेशान होके गई, उन्होंने मतलब कोर्ट में डाला, अर्जी दी,
तो वहाँ पे अभी आज देखिए तो वो 3 तलाक हट चुका है। तो ये क्या, गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे लाए मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसा लाए कि जो कि वो लोगों के लिए सही ना हो, पब्लिक के लिए ना सही हो, सिर्फ गवर्नमेंट के हित में हो, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे खारिज कर देगा। लाइक सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा, ठीक है। So the court can help to bring the weaker section of society, women, children, differently abled and transgender into the mainstream of the society. तो देखिए कोर्ट क्या किस चीज़ में हेल्प कर रही है, जो वीकर सेक्शन, जो गरीब पिछड़े लोग के सोसाइटी के जो लोग हैं, वीकर सेक्शन मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वीमेन जो औरतें पिछड़ी, आप देखो तो कितनी बुरी हालत है अभी भी हमारे देश में औरतों की, ठीक है। काफ़ी अच्छी भी हुई, काफ़ी ख़राब भी, अभी भी उतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है। जो बच्चे हैं देखते हैं हम गरीब होते हुए, मतलब वो पढ़ते लिखते नहीं और बेरोज़गार, मतलब कि क्या करते हैं वो रोज़गार कमाने के लिए मतलब कि काम करने, मतलब जो मज़दूर होते हैं लेबर वाला काम करने लगते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं, जो थोड़ा सा हैंडीकैप हो गए या फिर थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उन सब लोगों के लिए ट्रांसजेंडर, अभी हम देख रहे हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें बहुत सारे हक मिल रहे हैं, ठीक है। जो किन्नर लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे अभी हक मिल रहा है, दिया जा रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप कई देखोगे तो कई सारे अभी तो ऑफिसर भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ये क्या है, सिर्फ किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या कास्ट को ध्यान में रखते हुए या जेंडर, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई इंसानियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसीजन लेती है। सो इन सब लोगों को के हित में काम करने के लिए क्या करती है सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम मतलब इन्हें मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मतलब कि जैसे बाकी के नॉर्मल लोग हैं उसी नॉर्मल लोग भी हैं, ट्रांसजेंडर भी आने चाहिए, वो भी इंसान है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाथ पैर से या माइंड से, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जी सके, वैसे ही आनी चाहिए। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी में हम रहें ताकि किसी को भी किसी से भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश रहती है हमारी जुडिशरी सिस्टम की, ताकि किसी के साथ भी बुरा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when the common man benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of democracy। देखिए यहाँ पे बोला गया जब कॉमन मैन, जब सारे जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, पब्लिक होती है, जनता होती है, जब उन्हें बेनिफिट मिलता है, जब वो लाभान्वित होते हैं, जब उन्हें फ़ायदा होता है कि अरे हम कोर्ट में गए और हमें तो हमारा जो सपोज जो हमारे पे प्रॉब्लम थी वो हट गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, लोगों को आज़ादी मिल गई, इक्वलिटी मिल गई, समानता भी मिल गई लोगों को, जस्टिस मिला। सो इससे क्या हेल्प मिलता है, लीड मतलब इससे क्या बढ़ता है, फिर क्या हेल्प होता है इससे वाइडनिंग एंड डेपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो हमारा लोकतंत्र है, जो इंडिया का सिस्टम, मतलब जो इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर जो हमारा लोकतंत्र है, ये क्या होता है और भी वाइड होता है, और भी इसका रिस्पेक्ट बढ़ता है, और भी डीपनिंग होता है, मतलब इसमें लोगों का जो विश्वास है, फेथ है, वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें गवर्नमेंट भी अगर यहाँ पे करप्ट हो रही है, जुडिशियल भी करप्ट हो रहा है, अगर किसी भी देश का या हमारे देश का ले लो, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, डेमोक्रेसी में किसी को बोलते हैं ना लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही, तो ये चीज़ें होने लगती है। चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, तभी वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र बना क्यों है, तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे ही सिर्फ किताबी बुकिश में बस बुक में लिख के रख दिया ये रूल, ये लॉज, ऐसे नहीं होता, उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सो दिस इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी ज़रूरी है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी मजबूती के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, लोगों में इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों में बराबर समानता होनी चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा मतलब राइट्स नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। हाँ, जो वीकर सेक्शन वाले हैं, जो गरीब बहुत हैं, उनको थोड़ा सा आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें का प्रावधान है, ठीक है, प्रोविज़न है। नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ज़रूरी क्यों है, जुडिशियल सिस्टम ज़रूरी क्यों है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब बातों की वजह से ज़रूरी है जुडिशियल सिस्टम होना, कोर्ट का होना, ये इसलिए ज़रूरी है। द रूल ऑफ लॉ इज़ प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। तो यहाँ पे देखिए जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ, जो
कानून है, उसका जो नियम है, अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशन है, ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। मतलब कि जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वही क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है लॉ को, रूल को, जो संविधान में लिखा गया है। सपोज़ कि जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ ऐसा लॉ लाया जो कि संविधान के लिए वो क्या है, वो संविधान में लिखा ही नहीं गया है या संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये फ़र्ज़ है किसका? जो जुडिशरी सिस्टम है कि उसे हटा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे लॉ का, हमारे संविधान का उल्लंघन होता है। तो ये प्रोटेक्ट करना, लॉ को प्रोटेक्ट करके रखना किसका काम है? जुडिशरी का। ठीक है। द लॉ ट्रीट्स एवरी वन इक्वली। लॉ का काम ही क्या होता है कि लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, एक जैसा बिहेव करना, एक जैसा लोगों के साथ व्यवहार करना, एक जैसा लोगों को ट्रीट करना, एक जैसा उनको जस्टिस देना। रिच, पुअर, डेवलप्ड, बैकवर्ड, मैन और वीमेन ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड दिस इज़ एक्सप्रेस्ड क्लियरली थ्रू जुडिशियल डिसीजन। तो जितने सारे भी लोग होते हैं, पिछड़े या बहुत अमीर लोग, ठीक है, गरीब लोग, रिच लोग, गरीब लोग, या फिर जो डेवलप्ड लोग हो चुके हैं, जो विकसित तरक्की कर ली हैं, या जो बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, मैन वुमेन, सारे के सारे यहाँ पे सबको क्या है? इक्वल राइट है। यहाँ पे लॉ दिया गया है, मतलब कि जुडिशियल डिसीजन देने से पहले यहाँ पे इक्वल लॉ सबके लिए लिखा गया है संविधान में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जाती हैं और की जानी चाहिए। जुडिशरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। जुडिशरी हेल्प करती है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस राइट्स मीन्स हक, जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। अभी लॉ बन गया कि अभी सपोज़ कि लॉ बन गया कि कुछ भी लॉ बन गया, अगर समझ लीजिए कि सपोज़ कि इस पर्सन को यहाँ से नहीं निकालना है, तो उसे आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉ बन चुका है और इस लॉ को प्रोटेक्ट करना उस इंसान का अधिकार है यहाँ पे रहना। ठीक है, अब चाहे कोई भी हो सकती है, किसी घर की महिला हो सकती है। ठीक है, हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस भी कितना बढ़ता है, डाउरी के लिए कितना बढ़ता है, या तलाक की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती थी अभी जब हम देखते थे कि लाइक जो मैंने आपको बताया 3 तलाक में, ठीक है, या फिर डाउरी जो हिंदू धर्म में होता है। तो सब में थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स है, अभी क्या करती है हमारी गवर्नमेंट या फिर जो जुडिशियल सिस्टम है हमारी, वो सोचती है कि धीरे धीरे जितनी खामियां हैं हमारे समाज में वो धीरे धीरे करके निकल जाएं, ताकि सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व इन अकॉर्डिंग विद लॉ एंड प्रिवेंट्स इमरजेंस। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो टकराव होते हैं, इसे क्या किए जाते हैं? सुलझाए जाते हैं अकॉर्डिंग्स विद लॉ एंड लॉ प्रिवेंट्स। जैसा भी लॉ दिया गया हमारे संविधान में, उसी को फॉलो करते हुए जुडिशरी सिस्टम क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, उस झगड़े को सॉल्व करती है, सॉर्ट आउट करती है। और लॉ ही क्या करती है, जो कानून है, प्रिवेंट करती है इमरजेंस ऑफ रिप्रेसिव एंड अथॉरिटेरियन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये हमारे लॉ ही क्या करते हैं, रोकते हैं इमरजेंस ऑफ रिप्रेसिव मतलब व्हाट? सो रिप्रेसिव मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो दबाव डालते हैं किसी पे, उसको रोकता है। अथॉरिटेरियन जो नेता होते हैं या फिर जो इनके पास सत्ताधारी लोग, जो सत्ताधारी हैं, जिनके पास पावर है, तो ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, जो सत्ताधारी ग्रुप्स हैं या फिर जो कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अमीर, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल है और किसी को बहुत ही परेशान कर रहा है, अपने हिसाब से मन मुताबिक कुछ चलाना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लॉ है वो ही इसे रोकती है, प्रिवेंट करती है। जुडिशियल सिस्टम ही इसे रोक सकती है और रोकती भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको स्ट्रक्चर क्या है तो देखते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर क्या होता है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से मतलब सबसे टॉप पे, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। तो देख लेते हैं एक बार। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि यूनियन का मतलब क्या? बहुत सारे, पूरा एक ग्रुप ही है। स्टेट्स, कितने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में? तो फिलहाल तो 28 हैं। ठीक है, और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आपको पता है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग, एक स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट। सो इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कह सकते हैं इंडिया क्या है? ग्रुप्स ऑफ स्टेट है, इतने सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे। द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अ सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे हर स्टेट का क्या होता है? अपना एक सेपरेट लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, अभी जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट में, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ अलग अलग वहाँ पे रूल लगाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे कि उन अपने लैंग्वेज को लेके, जैसे कि अभी हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ की जो मराठी लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या कर दिया गया कि यहाँ पे यहाँ की जो ये इसे मतलब मेन कर दिया गया कि यहाँ पे जो हमारी मातृभाषा है वो ही हर हमारे
डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहेगा गवर्नमेंट का, सारी चीज़ें उसमें वही रहेगा। अगर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े रूल्स चेंज होते हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अपने हिसाब से, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो थोड़ा अलग करते हैं। जैसे अभी आप बिहार में देखो तो आप बिहार में आप देखोगे तो फिर जैसे कि वहाँ पे अभी क्या कर दिया कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तो वहाँ पे क्या कर दिया, शराबबंदी कर दी, ठीक है। लेकिन और बाकी स्टेट में नहीं, आप महाराष्ट्र में नहीं देखोगे, यूपी में नहीं देखोगे, एमपी में नहीं देखोगे, आई थिंक गुजरात में भी ये बंद है, लेकिन आप बाकी में नहीं देखोगे। तो ये क्या हो गया, वहाँ पे ये क्या कर दिया गया कि मतलब कानूनी रूप से ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। अगर कोई देखा जाता है तो वो उसे अपराध माना जाता है, ठीक है। उस पे उसको कुछ भी जुर्माना वगैरह हो सकता है। इस तरीके से यहाँ के भी कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जो बाकी कहीं पे नहीं है महाराष्ट्र के, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की कुछ अलग हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, सब जगह का सेपरेट है रूल्स रेगुलेशन, थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही कर सकती है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जो केंद्र सरकार जो रूल लाती है वो पूरे देश के लिए होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हमें पता है हर स्टेट का विधानसभा जो होता है, पार्लियामेंट होता है जो, वो भी वहाँ पे अलग होती है। वहाँ पे भी काउंसिल अलग अलग मंत्री होते हैं जो, ठीक है। हर स्टेट में शिक्षा मंत्री हुए, ठीक है, वहाँ के अलग अलग मंत्री होते हैं। जो फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अलग रहेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अलग रहेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री रहेगा। हर मंत्रालय में ऐसा होता है, मीन्स हर स्टेट में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जो पूरा सेंट्रल में बस उतना ही है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। बट देयर इज़ वन जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब तो सेपरेट है हर स्टेट का, लेकिन जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है ना, वो पूरे इंडिया के लिए एक ही है, ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो जो कोर्ट है वो अलग अलग है, मतलब कि हर जगह का अलग है, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट है, लेकिन जो रूल है, रेगुलेशन है, ठीक है, जो नियम है, कानून है, जो लॉ है, वो सब क्या है, वो सेम है, ठीक है। वो सब जगह पे सेम ही है, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है कोर्ट्स बिटवीन सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। जो हमारे सेंटर, जो सुप्रीम कोर्ट में जो नियम कानून है वही कहाँ पे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में भी वही नियम कानून होगा। अगर वहाँ पे मर्डर के, सपोज एक बात बता रही हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी सज़ा के लिए अगर फांसी है, तो ऐसा नहीं कि इस स्टेट में इस अपराध के लिए फांसी नहीं है, वहाँ पे भी उस अपराध का, उस क्राइम का फांसी ही होगा सज़ा, ठीक है। इस तरीके से दिस मीन्स दैट जुडिशरी इन इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो जुडिशरी है इंडिया का, अपना जो न्यायपालिका है, वो क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि जो बिल्कुल भी अलग नहीं है, पूरा एक ही है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट अंडर विच देयर आर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मैंने आपको बताया सबसे ऊपर में जो कह सकते हैं एपेक्स कोर्ट कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, अलग अलग स्टेट का कोर्ट। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो हाई कोर्ट होते हैं वही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ये स्टेट का हुआ, स्टेट का होता है स्टेट का होता है आपका हाई कोर्ट, और यही हाई कोर्ट क्या करेगा, जो उसके स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हाई कोर्ट ही कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कंट्रोल का मतलब देख रेख, निगरानी उसका, ये सारी चीज़ें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, सपोज़ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ किसी का प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो आएगा हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देयर आर लोअर कोर्ट्स विच आर एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी क्या आता है, लोअर कोर्ट्स, जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग मतलब ये इसके अंडर में आता है, नीचे आता है, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हमें पता है एपेक्स कोर्ट है हमारा, ठीक है। सबसे सुप्रीम कोर्ट उसका नाम ही है, सबसे सर्वोच्च, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। तो वो उसके बारे में पढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस इंडिया, उसका फुल फॉर्म है, हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पूरे कोर्ट का क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ही हेड है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो अलग अलग जस्टिस बाकी के जो जुडिशरी होते हैं, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, तो
प्रेसिडेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाय कन्वेंशन, जैसा भी हमारा रूल्स ट्रेडिशन, कन्वेंशन मतलब जैसा ट्रेडिशन रह चुका है, जैसा रूल्स रह चुका है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। जो सबसे ज़्यादा सीनियर रहेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा सीनियर पर्सन होंगे, ठीक है। सपोज़ कि जैसे कि अभी देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सपोज़ ये 35 हैं ये और ये 40 हैं और ये कितने हो गए, सपोज़ कि 40, अब 45 ले लो या फिर 50 ले लो, तो जो ये सबसे ज़्यादा है ना, इनको ही यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं को क्या किया जाता है, चीफ जस्टिस चुना जाता है। ओके, तो उनको ही चीफ जस्टिस चुना जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनको ही चीफ जस्टिस चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। द जुडिशरी शुड नॉट वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जुडिशरी मतलब जो न्यायपालिका होती है, हमारे कोर्ट होते हैं, किसी प्रकार के प्रेशर में, कि नेताओं के प्रेशर में आके, किसी पॉलिटिकल पर्सन के प्रेशर में आके वो काम नहीं करते हैं। शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी जुडिशरी सिस्टम को किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना चाहिए, किसी के दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज मेंटेन्ड सो एज टू इनेबल द जजेस टू फियरलेसली कैरी आउट द फंक्शन ऑफ गिविंग जस्टिस। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो मतलब कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंसली मतलब कि इंडिपेंडेंट रूप से, इंडिपेंडेंटली उन्हें क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है जज को। फियरलेसली यहाँ पे वो बिल्कुल उन्हें किसी से डर के, किसी के डर भय से उन्हें यहाँ पे नहीं देना होता है अपने जस्टिस को, ठीक है। तो यहाँ पे वो फियरलेस होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते और ना ही उन्हें करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविज़न। इसी उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कई सारे प्रोविज़न, प्रावधान बनाए गए हैं ताकि वो किसी के डर में, दबाव में काम ना कर सकें। ओके, देखते हैं क्या क्या है वो रूल्स, वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया फिक्स की है जजेस की, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि वो मतलब कि जज बनने के लायक हैं या नहीं है, वो उनकी कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है। तो क्या होना चाहिए, अ लीगल एक्सपर्ट और वन हैविंग सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज और एन एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट इज़ कंसिडर्ड एलिजिबल। कैसा होना चाहिए हमारा जो चीफ जस्टिस होते हैं, जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लीगल एक्सपर्ट, उन्हें मतलब कि जो कानून की पढ़ाई है, जो लॉ है, उसमें उन्हें एकदम एक्सपर्टीज़ हासिल होनी ज़रूरी है, ठीक है, एकदम से उसमें एकदम कह सकते हैं ना, जो एकदम एक्सपर्ट होना ज़रूरी है उनके फील्ड में। एंड हैविंग सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज, और ताकि वो हाई कोर्ट के मतलब कि वो या फिर क्या कर चुके हैं, हाई कोर्ट में अपनी सर्विस दे चुके हों, हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, ठीक है, एकदम एक्सपीरियंस हों और यहाँ पे एक्सपर्ट हों लीगल कानूनी कार्रवाई में जो भी हैं, और वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों या फिर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट रह चुके हों। ऐसे ही लोगों को यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ऐसे ही किसी को उठा के जज नहीं बना देते, ठीक है। ताकि उनमें जो कहते हैं ना कि कोई केस ऐसे आते हैं, ताकि वो ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस जाता है जो कहीं पे भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हुआ, जो स्टेट लेवल पे भी नहीं, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ का तो कैसा होना चाहिए ताकि वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज़, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। सो दिस हेल्प्स टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। अब सपोज सोचिए कि अगर सपोज किसी पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री उसे अगर अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक वो पार्टी के मेंबर हैं, सिर्फ एक पार्टी के मेंबर हैं। तो ये क्या हो सकता है, इस पार्टी के अगर इनसे इस पार्टी एक पार्टी और इस पार्टी का मेंबर ही एक प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने ही क्या किया, जज को बनाया। तो ये क्या कर सकते हैं कि मतलब ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जज बनाएंगे जो इनके लिए काम करे, इनके फेवर में काम करे, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि प्रेसिडेंट करते हैं इन्हें अपॉइंट, क्योंकि ताकि यहाँ पे हेल्प मिले कि पॉलिटिकल प्रेशर इन पे ना आए कुछ भी, ठीक है, कि नहीं आपको करना ही है हमारे पार्टी के लिए काम, जो मैं बोलूँ वही करो, ऐसा नहीं हो सकता। जजेस एंजॉय सिक्योरिटीज़ ऑफ टेन्योर, तो यहाँ पे जजेस को क्या होती है, सिक्योरिटीज़ ऑफ टेन्योर, इनका पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी चाहा आपके हिसाब से काम नहीं किया तो हटा दिया, ठीक है,
आपने उन्हें हटा दिया, आपकी गवर्नमेंट है तो आपके हिसाब से काम नहीं किया तो जज को आप हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि यहाँ पे इनकी जो जॉब है वो सिक्योर होती है, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड आएगा उसके बाद ही वो रिज़ाइन देंगे, मतलब कि उनका पोस्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही वो हटेंगे। दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट फॉर ट्राइबल रीज़न और फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। यहाँ पे उन्हें यूं ही सिर्फ कुछ रीज़न की वजह से, ऐसे ही मतलब झगड़े फसाद की जैसे आपस में मतभेद है, इस तरीके से या पॉलिटिकल मोटिव की वजह से, कुछ पॉलिटिकल उद्देश्य की वजह से उन्हें हटा दिया जाए कि मेरी पार्टी के लिए ये जज तो बिल्कुल नहीं सही है, इसे हटा के जो मेरी पार्टी के लिए सही है उसको बना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ रीज़न में आप हटा सकते हो लेकिन वो रीज़न कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह में ये सारी चीज़ें होती है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है तो जाके होता है, कुछ ऐसा होता है, उसका प्रोसेस भी लंबा होता है, वो ऐसा करेंगे तो होगा, ठीक है। लेकिन उतना कुछ उनके पास नहीं है, मतलब एक वैलिड रीज़न, प्रॉपर रीज़न होगा तो ही वो ऐसा आप रिमूव कर सकते हैं। वो भी ऐसे ही नहीं कि कोई भी हटा देगा, उसका पार्लियामेंट में क्या होगा, वोटिंग वगैरह होगा, ठीक है, तभी हो सकता है ऐसा, ऐसे ही कोई नहीं हटा सकता। द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का ईयर क्या है, 65 ईयर्स, वाइल फॉर द हाई कोर्ट 62। हाई कोर्ट की जजों की जो जो उनका रिटायरमेंट एज है वो कितना है, 62, और सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है, 65। द सैलरीज ऑफ जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मतलब कि जो सैलरी होती है जजेस की वो कहाँ से दी जाती है, उन्हें जो फंड इकट्ठा करती है इंडिया, जो हम कह सकते हैं कॉमन पीपल से जो यहाँ पे फंड इकट्ठा होता है अलग अलग टैक्सेस के थ्रू, उन्हीं से उनको उनका सैलरी दी जाती है। नो डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन दिस इशू इन द पार्लियामेंट। और इनके जज के सैलरी पे कभी भी इस पे कोई भी इशू हो, ज़्यादा है कि कम है, कैसा नहीं, पार्लियामेंट पे इस पर डिस्कशन कभी नहीं होता। वो लोग अपने सैलरी के लिए कम ज़्यादा के लिए वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वो डिस्कशन नहीं कर सकते कि ज़्यादा है क्यों है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हम उसे बोलते हैं, देखते होंगे आप, बोलते हैं न्यूज़ में माननीय कोर्ट, रिस्पेक्टेड मतलब ऑनरेबल कोर्ट, इस तरीके से बोला जाता है ना, ऑनरेबल कोर्ट्स, रिस्पेक्टेड जज, तो इस तरीके से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सो दे नोबडी कैन क्रिटिसिज्म, ओके, मतलब कि उनके उनके किसी एक्ट पे, डिसीजन पे, ओके, सो नोबडी क्रिटिसिज्म फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजन, ओके। सो contempt of court is considered a punishable offense. Offense means what? Offense means कि कोई जैसे कोई इंसल्ट, अपराध हुआ तो कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसिडरेबल अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक दंडनीय, पनिशेबल ऑफेंस मतलब एक अपराध माना जाएगा, एक क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा अगर आप किसी तरीके के जो भी उनका डिसीजन आया, कुछ एक्ट आया ऐसा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का या जज का, कि आप बोलो नहीं ये क्यों नहीं सही है, ये सही नहीं है, ऐसा आप अगर आवाज़ उठाने लगो, ये सारी चीज़ें, ठीक है यार, आप भला बुरा कहने लगो कि ये गलत है, ऐसे वैसे, तो ये क्या माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा कि ये तो सज़ा, कुछ ना कुछ इस पर जुर्माना वगैरह लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है इस पर, ठीक है, मानहानि का हो सकता है, उस पर केस हो सकता है। This not only protects the judge from misguided, wrongful criticism, but also preserve the independence of the judiciary. ये सिर्फ ये सारी बातें कि आप कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जज को आप यहाँ पे ऑफेंस नहीं कर सकते, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनकी क्रिटिसाइज मतलब उनकी आलोचना, उनकी बुराई नहीं कर सकते, उनके जो उन्होंने डिसीजन दिया उस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। इसीलिए दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट, इससे क्या होता है, ना ही सिर्फ जज को प्रोटेक्शन मिलता है, जज के डिसीजन को प्रोटेक्शन मिलता है, बल्कि यहाँ पे जो रॉन्गफुल क्रिटिसिज्म, लोग फालतू में जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को, इससे भी मतलब कि बचा जाता है। और जो जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो कह सकते हैं कि वो खुद में अपने आप में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में ही एक संस्था है वो, उसको अगर आप देश का अपने इतना सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है उसको ही लोग बुराई की नज़र से देखने लगे, उस पर ही सवाल उठाने लगे, उस पर उंगली उठाने लगे, तो क्या होगा, इससे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि
हमारे लिए, हमारे देश के लिए ही नुकसान है, फिर हम किस पे भरोसा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो धीरे धीरे जो कॉमन पीपल है, अगर झूठ मूठ का किसी ने उंगली उठा दिया इस पे कि अरे ऐसा है वैसा ऐसा किया, तो जो इस पे भरोसा कौन करेगा, कौन जाएगा वहाँ पे। तो मतलब न्यायपालिका से ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो ऐसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारा जो बना के रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी, जुडिशरी सिस्टम को भी। ठीक है, वो लोग ऐसा कुछ देते भी नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो, एक पर्सन कुछ भी करके, क्राइम करके खुला रहे, ऐसा भी नहीं करते वो लोग। इसके लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम की। द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द डिसीजन ऑफ द जजेस। द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस, तो जो पार्लियामेंट में जो लाइक राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते जजेस के डिसीजन पे। अब देखिए, अगर अभी आपने देखा होगा हाल में ही जो राम मंदिर बना, तो उसके लिए कि दो पार्टियां थी, यहाँ पे दो रिलीजन थे, यहाँ पे एक हिंदू थे, यहाँ पे एक कह सकते हैं मुस्लिम है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके फेवर में अगर आया, ठीक है, फेवर में दोनों के ही है, इनको भी ज़मीन दी गई, इनको भी ज़मीन दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, जो इस कम्युनिटी ने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं किया, कहा कि इनका डिसीजन गलत है, या फिर इन्होंने माना। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पूरी कंट्री का हर मेंबर यहाँ पे क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है हमारे कोर्ट का, खास करके सुप्रीम कोर्ट का हर कोई यहाँ पे उसका यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो लोगों को लगा कि ऐसा होगा, झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से आया तो ये लोग तो खुश हैं ही, इस कम्युनिटी के लोग तो खुश हैं ही क्योंकि इनके फेवर में आए। ये लोग भी खुश हैं क्योंकि इनको भी ज़मीन दी गई बनाने के लिए। ठीक है, इनको मंदिर बनाने के लिए, इनको मस्जिद बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ पे इसके अगेंस्ट नहीं गए, क्योंकि कौन दिया ये ऑर्डर, कहाँ से आया, कहाँ से पास हुआ ये ऑर्डर कि वहाँ पे मंदिर बनेगा उस जगह पे। ठीक है, जिस जगह के लिए झगड़ा हो रहा था, तो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से है, इसके लिए ये लोग भी उसका रिस्पेक्ट किए। हर मेंबर, हर पर्सन उसके फेवर में आए या नहीं फेवर में आए, वो क्या करेगा, उसका रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बहुत छानबीन के बाद, इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने प्रूफ के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा आंख बंद करके भरोसा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोग उसकी मान लेते हैं बात को। कभी हम देखते हैं कि कोई और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे सपोज़ हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, सपोज़ कि इसके फेवर में नहीं आया, इसके फेवर में आ गया, तो ये भी क्या करेंगे, इनको भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कहाँ से आया है, सुप्रीम कोर्ट से। तो इस तरीके से जैसे इनको मानना पड़ेगा अगर इनके फेवर में आ रहा है, ऐसे ही इनको भी मानना पड़ेगा अगर या इस कम्युनिटी के फेवर में आएगा। तो कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, हमें सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट यहाँ पे करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट है, भरोसा है, हमारी बिलीफ है, उसमें हमारा कह सकते हैं विश्वास है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसका यहाँ पे उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, मतलब सज़ा माना जाएगा, सज़ा नहीं मतलब सज़ा देने योग्य, ऐसा कह सकते हैं कि सज़ा देने योग्य हमारी बात हो जाएगी कि अरे हमने तो इसका मतलब कि ऐसा हमने उल्लंघन कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा वो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम। तो अभी बहुत सारा बाकी है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी इसका बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से देखना, बोर मत होना। थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो करंट अफेयर्स होते हैं, अभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं, उस पर एग्जाम्पल देने से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। इसके लिए मैं ये सारे एग्जाम्पल्स से आपको समझाई। ओके, सो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।